तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस आईटीएफ। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 2 ट्रेड ट्रांजैक्शंस और उसका चैप्टर 2 पॉइंट टू ट्रेड ट्रांजैक्शंस। ये आईआईबीएफ के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर के चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड ट्रांजैक्शंस की। तो ट्रेड दो तरह से हो सकती है, या तो एक ही देश के अंदर या फिर अलग अलग देशों के बीच। इसमें फिजिकल गुड्स का एक्सचेंज हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और ट्रांजैक्शन की नेचर के हिसाब से यह अलग अलग फॉर्म्स में कंडक्ट की जा सकती है। अब हम समझेंगे कि ट्रेड का प्रोसेस एक्चुअली कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ट्रेड ट्रांजैक्शन से जुड़े दूसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड को। सबसे पहले आता है ट्रेड इन गुड्स। ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा फिजिकल गुड्स के एक्सचेंज से बना है, यानी एक देश से दूसरे देश में गुड्स जाते हैं और साथ में पेमेंट्स भी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर देश की अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस होती हैं। कोई देश एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में स्ट्रॉन्ग है, किसी के पास मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो कोई स्टोन्स जैसी चीज़ों में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में भी हर देश अलग है, जिसकी वजह से कहीं सरप्लस होता है तो कहीं शॉर्टेज, और इसी से एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की ज़रूरत पैदा होती है। पहले गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना काफ़ी स्लो और एक्सपेंसिव हुआ करता था, लेकिन अब शिपिंग बेहतर हुई है, रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ा है और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज भी काफ़ी ग्रो की हैं, जिसकी वजह से आज गुड्स की ग्लोबल मूवमेंट पहले के कंपेयर में काफ़ी फास्टर, ईजियर और एफिशिएंट हो गई है। अब बात करते हैं इनविजिबल ट्रेड ट्रांजैक्शंस की। ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा फिजिकल गुड्स का होता है, ये तो हमने देखा, लेकिन ट्रेड का एक सब्सटेंशियल हिस्सा इनविजिबल्स का भी होता है। इसका मतलब है सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, डाटा या नॉलेज का ट्रेड, जिसमें कुछ भी फिजिकली शिप या ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के थ्रू डिलीवर होता है और डायरेक्टली बायर के सिस्टम्स पर इंस्टॉल हो जाता है, या फिर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री, डेटा कन्वर्जन और लीगल या मेडिकल फाइल्स जैसे रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन। ये सब इनविजिबल ट्रेड के एग्जाम्पल्स हैं। ये टाइप ऑफ ट्रेड इसीलिए तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि कुछ देशों में लेबर कॉस्ट बढ़ रही हैं, जबकि दूसरे देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। इसी तरह जब लोग टूरिस्ट बनकर किसी दूसरे देश जाते हैं और वहाँ अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी जैसी सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो उस देश में फॉरेन एक्सचेंज का इन्फ्लो होता है, और ये सब बिना किसी फिजिकल गुड्स के बॉर्डर क्रॉस किए होता है। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल्स हैं इनविजिबल ट्रेड के, जैसे विदेश में काम करने वाले लोगों के रिमिटेंसेस, यानी वो पैसे जो वो अपने घर भेजते हैं। इंटरनेशनल या मल्टीलेटरल ऑन ऑर्गेनाइजेशंस जब किसी दूसरे देश में काम करते हुए सर्विसेज खरीदते हैं। और बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, जहां डेटा और इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस और शेयर किया जाता है। और ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आज की ग्लोबल इकोनॉमी में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। इसीलिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन्हें इफेक्टिवली मॉनिटर और मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक सिस्टम्स डेवलप करने पर फोकस कर रही हैं। और इनविजिबल ट्रेड में तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई फिजिकल गुड्स नहीं होते जिन्हें चेक किया जा सके। इसीलिए इसमें इन्वॉल्व्ड पार्टीज पर थरो ड्यू डिलिजेंस करना और उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस को केयरफुली असेस करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब जानते हैं काउंटर ट्रेड के बारे में। कुछ सिचुएशंस में इंटरनेशनल ट्रेड बिना मनी ट्रांसफ़र के होती है। इसमें गुड्स या सर्विसेज की पेमेंट दूसरे गुड्स या सर्विसेज देकर की जाती है। ये बेसिकली उसी पुराने बार्टर सिस्टम जैसा है जो पहले के ज़माने में यूज़ होता था। काउंटर ट्रेड अरेंजमेंट्स कई रीज़न से डेवलप हो सकते हैं। जैसे पहले जब सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर था, तब इंडिया ने उनसे गुड्स, टेक्नोलॉजी और दूसरे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, और उन इंपोर्ट्स की पेमेंट डायरेक्टली मनी से नहीं हुई, बल्कि इंडिया ने यूएसएसआर को अपने गुड्स एक्सपोर्ट करके पेमेंट सेटल की। इसी तरह इंडिया का रोमेनिया के साथ भी एक काउंटर ट्रेड अरेंजमेंट था। इसमें इंडियन एक्सपोर्टर्स अपन एक्सपोर्ट अर्निंग्स को रोमेनियन बैंक्स में मेंटेन्ड यूएस डॉलर एस्क्रो अकाउंट्स में डिपॉजिट करते थे, और फिर उन्हीं फंड से रोमेनिया से गुड्स इंपोर्ट करने की पेमेंट होती थी।
एक और सिचुएशन है जहां काउंटर ट्रेड काम आता है, वो है जब किसी देश पर इंटरनेशनल सैंक्शंस या एम्बार्गो लगे हों। जैसे रीसेंट ईयर्स में ईरान पर रिस्ट्रिक्शंस लगी थीं, जिसकी वजह से यूएस डॉलर या यूरो जैसी मेजर करेंसीज में पेमेंट्स नहीं हो सकती थीं। ईरान इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाला एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था, तो इंडिया ने उन इंपोर्ट्स की पेमेंट नॉर्मल करेंसी सेटलमेंट की जगह इंडिया से ईरान को गुड्स एक्सपोर्ट करके एडजस्ट की। इस अरेंजमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में एक आईएनआर करंट अकाउंट भी ओपन किया गया। ऐसे काउंटर ट्रेड सिस्टम्स में फॉरेन एक्सचेंज की सेटलमेंट और कंट्रीज के बीच हार्ड करेंसी की मूवमेंट जनरली अवॉइड की जाती है, क्योंकि ट्रेड को डायरेक्ट करेंसी पेमेंट्स की जगह गुड्स और अकाउंट बेस्ड एडजस्टमेंट से बैलेंस किया जाता है। अब बात करते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड की। मर्चेंटिंग ट्रेड वह ट्रांजैक्शन है जिसमें कंट्री ए का एक ट्रेडर कंट्री बी से गुड्स खरीदता है और डायरेक्टली उन्हें कंट्री सी के बायर को बेच देता है। इस पूरे प्रोसेस में गुड्स कभी भी कंट्री ए में एंटर नहीं करते और ना ही वहाँ यूज़ होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस जनरली वो ट्रेडर्स करते हैं जिन्हें अलग अलग देशों के सप्लायर्स और बायर्स दोनों की अच्छी नॉलेज होती है। ये ट्रेडर्स अक्सर अलग अलग मार्केट्स के बीच प्राइस डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट कमाते हैं। इस प्रोसेस को प्राइस आर्बिट्रेज कहते हैं। अब इसमें गुड्स, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट्स का फ्लो कैसे होता है, ये एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मर्चेंटिंग ट्रेड में बेसिकली 3 पार्टीज होती हैं। गुड्स कंट्री बी के सप्लायर से डायरेक्टली कंट्री सी के बायर तक जाते हैं, और कंट्री ए का मर्चेंट एक्सपोर्टर बीच में इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। मर्चेंट एक्सपोर्टर ना तो गुड्स को फिजिकली अपने देश में लाता है और ना ही यूज़ करता है। पेमेंट्स की बात करें तो मर्चेंट एक्सपोर्टर सप्लायर को पेमेंट करता है और बायर से पेमेंट रिसीव करता है, यानी गुड्स का फ्लो अलग है और पेमेंट्स का फ्लो अलग। तो ओवरऑल ये एक 3 पार्टी अरेंजमेंट है, जहां गुड्स डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज के बीच मूव करते हैं और कंट्री ए का मर्चेंट एक्सपोर्टर सिर्फ ट्रेड और पेमेंट्स को हैंडल करने वाला इंटरमीडियरी होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया का एक ट्रेडर यानी ट्रेडर ए दुबई के एक इम्पोर्टर यानी इम्पोर्टर बी को केमिकल सप्लाई करने का अग्रीमेंट करता है, लेकिन ये केमिकल्स एक्चुअली चाइना के एक एक्सपोर्टर यानी एक्सपोर्टर सी से प्रोक्योर किए जाते हैं और गुड्स की शिपमेंट डायरेक्टली चाइना से दुबई होती है। इंडिया इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो गुड्स का फ्लो तो क्लियर है, चाइना से डायरेक्टली दुबई, लेकिन सारे ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंडिया का ट्रेडर हैंडल करता है। वो सप्लायर के इन्वॉइस से ज़्यादा प्राइस पर अपना खुद का इन्वॉइस बायर को इशू करता है और डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करता है। पेमेंट की बात करें तो ट्रेडर चाइना के सप्लायर को पेमेंट करता है और अलग से दुबई के बायर से पेमेंट रिसीव करता है, यानी बीच में इंटरमीडियरी की तरह काम करते हुए वो अपना प्रॉफिट कमाता है। और इंडिया में इस टाइप के ट्रेड ट्रांजैक्शंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के स्पेसिफिक रेगुलेशंस और गाइडलाइंस के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। जब हम चैप्टर 5 में आरबीआई गाइडलाइंस को समझेंगे तब इन गाइडलाइंस को भी देखेंगे। अब बात करते हैं हाई सीज सेल की। हाई सीज सेल वह सिचुएशन है जहां एक इंपोर्टर गुड्स की ऑनरशिप किसी दूसरे बायर को ट्रांसफर कर देता है, जबकि गुड्स एक्सपोर्टिंग कंट्री से शिप तो हो चुके होते हैं लेकिन अभी डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचे नहीं होते। यानी ओनरशिप का ये चेंज तब होता है जब गुड्स अभी ट्रांजिट में हैं। अब मर्चेंटिंग ट्रेड और हाई सीज सेल में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। दोनों में इंटरमीडियरी ट्रेडर अपने देश में गुड्स फिजिकली रिसीव नहीं करता। ये बात कॉमन है, लेकिन फ़र्क ये है कि मर्चेंटिंग ट्रेड में फाइनल बायर और सेल अरेंजमेंट शुरू से ही तय होते हैं, जबकि हाई सीज सेल में गुड्स शिप होने के बाद जब वो ट्रांजिट में होते हैं तब यह डिसाइड होता है कि गुड्स किसी दूसरी पार्टी को रिसेल करने हों। ऐसे ट्रांजैक्शंस में ओरिजिनल इंपोर्टर, जिसे एचएसएस सेलर कहते हैं, और जो बायर गुड्स को हाई सीज पर खरीदता है यानी एचएसएस बायर, इन दोनों के बीच एक हाई सी सेल अग्रीमेंट होता है। एचएसएस बायर एचएसएस सेलर को जनरली इंडियन रुपये में पेमेंट करता है और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिसीव करता है, जो बाद में पोर्ट पर शिपमेंट क्लियर करने के लिए यूज़ होते हैं। और फॉरेन सप्लायर को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट करने की जिम्मेदारी एचएसएस सेलर की ही रहती है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मुंबई का एक ट्रेडर मिस ए, जो केमिकल्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का काम करता है, वो जापान के सप्लायर मिस बी से प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स इंपोर्ट करता है। अब जब गुड्स अभी सी में ट्रांजिट में हैं, तभी मिस ए डिसाइड करता है कि वो ये गुड्स अहमदाबाद के बायर मिस सी को बेच देगा। दोनों पार्टीज एक हाई सी सेल अग्रीमेंट करती हैं, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र और प्राइस दोनों म्यूचुअली अग्री होते हैं।
मिस सी अहमदाबाद से मिस ए को अग्रीड अमाउंट इंडियन रुपीस में पे करता है और इसके बदले मिस सी को शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें बिल ऑन लेडिंग भी होता है जो उनके नाम पर एनरस्ट होता है। जब गुड्स इंडियन पोर्ट पर अराइव करते हैं तो मिस सी कस्टम्स में बिल ऑन ऑफ एंट्री सबमिट करता है और डिक्लेयर करता है कि यह गुड्स हाई सी सेल अरेंजमेंट के अंडर खरीदे गए हैं। गुड्स जब मिस सी को डिलीवर होने के लिए क्लियर होते हैं तो बिल ऑफ एंट्री मिस सी के नाम पर इश्यू होता है जिसमें मिस ए इन मुंबई का भी जिक्र होता है और हाई सी सेल एग्रीमेंट की डिटेल्स भी मेंशन होती हैं ताकि ट्रांजैक्शन की नेचर और ट्रांजिट के दौरान हुआ ओनरशिप ट्रांसफ़र क्लियरली इंडिकेट हो। इधर मिस ए इन मुंबई अहमदाबाद के मिस सी से पेमेंट रिसीव करने के बाद जापान के मिस बी को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के हिसाब से पेमेंट सेटल करता है और जब मिस सी को गुड्स मिल जाते हैं और कस्टम्स अथॉरिटीज़ का बिल ऑफ एंट्री भी मिल जाता है तो वह डॉक्यूमेंट मिस ए मुंबई को फॉरवर्ड करता है। मिस ए फिर उसे अपने ऑथराइज्ड डीलर यानी ए डी बैंक को सबमिट करता है ताकि ओवरसीज सप्लायर को की गई या की जाने वाली पेमेंट से रिलेटेड पेंडिंग आउटवर्ड रिमिटेंस मैसेज यानी ORAM प्रॉपरली क्लोज हो सके। ये फ्लो बेसिकली वही प्रोसेस है जो हमने अभी एग्जाम्पल में समझा, उसी को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखते हैं। जापान का एक्सपोर्टर सी गुड्स शिप करता है और मुंबई का इंपोर्टर ए यानी हाई सीज सेलर उन गुड्स को इंपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन जब गुड्स अभी ट्रांजिट में होते हैं तभी ए एक हाई सी सेल एग्रीमेंट के थ्रू अहमदाबाद के डोमेस्टिक बायर सी को वो गुड्स बेच देता है। बायर सी ए को रुपये में पेमेंट करता है और बिल ऑफ लेडिंग जैसे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पर इंडोर्स्ड करवा लेता है। जब गुड्स इंडिया पहुंचते हैं तो सी बिल ऑफ एंट्री यूज करके कस्टम से गुड्स क्लियर करता है और इस पूरे प्रोसेस में ए फॉरेन एक्सपोर्टर को ओरिजिनल इंपोर्ट पेमेंट हैंडल करता रहता है। तो यहाँ की आइडिया ये है कि गुड्स डायरेक्टली जापान से अहमदाबाद तक जाते हैं लेकिन ऑनरशिप और डॉक्यूमेंट्स ट्रांजिट के दौरान ही चेंज हो जाते हैं। अब समझते हैं ई कॉमर्स ट्रेड के बारे में। ई कॉमर्स ट्रेड वह फॉर्म ऑफ ट्रेड है जिसमें बायर और सेलर वेबसाइट्स या ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। इसमें सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन शोकेस करते हैं, बायर्स डिजिटली आइटम्स चूज करके ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और ऑर्डर कंफर्म होने के बाद सेलर गुड्स डिस्पैच करता है। पेमेंट्स जनरली इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं अग्रीड अरेंजमेंट के हिसाब से। ई कॉमर्स ट्रेड रिसेंट ईयर्स में काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, खासकर कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान और उसके बाद। इसकी ग्रोथ को ग्लोबल फिगर से समझें तो 2014 में ई कॉमर्स बिजनेस की वैल्यू लगभग $1.3 ट्रिलियन थी जो 2022 तक $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गई। इस ग्रोथ में USA, चाइना, UK और जापान जैसे कंट्रीज़ का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया में भी ई कॉमर्स ने रिसेंट ईयर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी और इंटरनेशनल ट्रेड में भी। इंडियन एक्सपोर्टर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और अपनी खुद की वेबसाइट्स के थ्रू ग्लोबली वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इनमें हैंडीक्राफ्ट्स, गारमेंट्स और ज्वेलरी जैसे ट्रेडिशनल गुड्स तो हैं ही, साथ ही सेमी प्रेशियस ज्वेलरी, स्नैक्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्रूट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, टॉयज़, वॉचेस और लेदर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। यह भी रिपोर्टेड है कि 1 लाख से ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्टर्स सिर्फ अमेजन पर रजिस्टर्ड हैं और कई और एक्सपोर्टर्स ईबे, अलीबाबा और वॉलमार्ट जैसे ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी लिस्टेड हैं। साथ ही ये फ्लो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप ये बताता है कि ई कॉमर्स ट्रेड ट्रांजैक्शन एक्चुअली कैसे काम करती है। सबसे पहले बायर यानी इंपोर्टर एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर ऑर्डर प्लेस करता है। मार्केट प्लेस उस ऑर्डर को इंडिया के एक्सपोर्टर तक फॉरवर्ड करता है। बायर पेमेंट जनरली USD में गेटवे के थ्रू पेमेंट करता है। ये पेमेंट OPGSP मैकेनिज्म यानी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर के अंडर मेंटेन INR अकाउंट के थ्रू रूट होती है और फिर एक्सपोर्टर के ऑथोराइज्ड डीलर यानी AD बैंक के थ्रू प्रोसेस होती है। पेमेंट कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद एक्सपोर्टर गुड्स डायरेक्टली बायर को शिप कर देता है। तो ओवरऑल ये सिस्टम ऑनलाइन ऑर्डरिंग, डिजिटल पेमेंट्स, बैंकिंग चैनल्स और लॉजिस्टिक्स इन सबको एक साथ एक स्ट्रीमलाइन ट्रेड प्रोसेस में इंटीग्रेट करता है। अब इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, एक्सपोर्टर पहले किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करता है और अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करता है या फिर वो अपनी खुद की वेबसाइट पर भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकता है। सेकेंड स्टेप, बायर मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट्स ब्राउज करता है, जो गुड्स चाहिए वो सिलेक्ट करता है, डिलीवरी डिटेल्स देता है और ऑर्डर प्लेस करता है।
पेमेंट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल डेजिग्नेटेड पेमेंट गेटवे के थ्रू की जाती है। थर्ड स्टेप, ऑर्डर प्लेस होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्सपोर्टर को सारी रेलेवेंट ऑर्डर डिटेल्स की नोटिफिकेशन भेज देता है। फोर्थ स्टेप, पेमेंट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट गेटवे से एक्सपोर्टर तक ट्रांसफर होती है। इंडिया में यह RBI अप्रूव्ड OPGSP यानी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर अकाउंट्स के थ्रू होता है। एक्सपोर्टर को नेट अमाउंट मिलती है, यानी मार्केट प्लेस फीस और पेमेंट गेटवे चार्जेस डिडक्ट होने के बाद जो बचता है। फिफ्थ स्टेप, OPGSP कलेक्टेड फंड्स को इंडियन रुपीस यानी INR में एक्सपोर्टर की बैंक में ट्रांसफर करता है। सिक्स्थ स्टेप, इस बीच एक्सपोर्टर मार्केट प्लेस कॉन्फर्मेशन से मिली ऑर्डर डिटेल्स के बेसिस पर शिपमेंट अरेंज करता है और बायर को गुड्स डिस्पैच कर देता है। सेवेंथ स्टेप, बायर को गुड्स कुछ दिनों में मिल जाती है। ये डिलीवरी टाइम डेस्टिनेशन और शिपिंग लोकेशन पर डिपेंड करता है, चाहे शिपमेंट इंडिया से हो या किसी फॉरेन कंट्री में मौजूद लॉजिस्टिक्स पार्टनर के थ्रू हो। इसके अलावा गवर्नमेंट भी ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ को एक्टिवली प्रमोट कर रही है। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन जैसे एरियाज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी EODB इम्प्रूव करके और कुरियर और पोस्टल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू लिमिट्स बढ़ाकर इस सेक्टर को एनकरेज किया जा रहा है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी FTP 2023 में भी इस सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। अभी की बात करें तो इंडिया के ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली स्मॉल हैं, लगभग $2 से 3 बिलियन, जबकि टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $440 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। लेकिन इस सेक्टर में ग्रो करने की काफ़ी बड़ी पोटेंशियल है। ग्लोबल ई-कॉमर्स मार्केट तेज़ी से बढ़ रही है और इंडिया ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि 2030 तक ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को लगभग $350 बिलियन तक पहुंचाया जाए, जो ओवरऑल $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट गोल का हिस्सा है। चैप्टर 5 में हम ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स से जुड़े गवर्नमेंट मेजर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2.2 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं चैप्टर 2.3 में।